के चैप्टर में अहम चीज होती है इसको अंडरस्टैंड करना, कंसेप्ट्स को, और फिर इसको याद करना। ठीक है, कंसेप्ट को समझ तो हम क्लास में लेते हैं, लेकिन याद करने के लिए आपने घर में भी पढ़ना होता है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग कल का लेक्चर याद करके आए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो ऐसा कीजिए कि किताबें बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। हमने डिसाइड किया है कि जब तक आईटी का चैप्टर चल रहा है, डेली बेस के ऊपर आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, लेकिन असाइनमेंट छोटी छोटी होंगी, 5, 7, 10 मिनट की बस। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इसको याद करने पे लगा सके। और डेली फिर आपका छोटा सा वर्बल टेस्ट भी हुआ करेगा 10-15 मिनट का, ताकि मुझे जी कल से नहीं, आज से, आज कोई मसला नहीं, आज कोई सज़ा नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, सज़ा नहीं, सिर्फ सुनने से भी बहुत सी चीज़ें जहन में बैठ जाते हैं। तो अगर आप याद नहीं भी करके आए तो सुनने पे फोकस कीजिए। उम्मीद है कि बहुत से कंसेप्ट जो हैं वो आप जहन में बैठ जाएंगे। ज़रा किताब बंद कीजिए। जी, सबसे पहले मेरे भाई आप बताइए, आईटी के चैप्टर को हमने 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया है। पूरे चैप्टर को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड। वो कौन से पार्ट्स हैं? एक के आईटी सिस्टम को क्लाइंट कैसे यूज करता है, और दूसरा आईटी सिस्टम को ऑडिटर कैसे यूज करता है। जी, क्लाइंट आईटी सिस्टम को कैसे यूज करता है, इसमें फर्दर हमने 2 कंसेप्ट्स पढ़े। वो क्या थे? क्लाइंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, शाबाश, और दूसरा टाइप्स ऑफ कंट्रोल। गुड। जी मेरे भाई आप बताइए, क्लाइंट कितनी टाइप्स के आईटी सिस्टम यूज कर सकता है? बताइए, क्लाइंट जो आईटी सिस्टम यूज करता है वो कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम। शाबाश जी। जो क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज करता है वो 2 तरह के होते हैं, एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम और एक ऑनलाइन सिस्टम। तो बता दीजिए, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है? डिफाइन कर। शाबाश। डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन में, थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हैं वो हर टर्मिनल पे, लोकेशन पे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। शाबाश जी। आप बताइए, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के? शाबाश, ये मोर एफिशिएंट होता है और कैन बी ऑपरेटेड विदाउट मच ट्रेनिंग। जी मेरे भाई आप बताइए, क्या माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में बेनिफिट्स हैं या कुछ रिस्क भी हैं? जी आप बताइए मेरे भाई। जी बिल्कुल, रिस्क भी है। क्या रिस्क है? शाबाश बताइए। 6 रिस्क थे मेरा ख्याल है। 6 बताइए। लॉजिकल सिक्योरिटी का रिस्क है, फिजिकल सिक्योरिटी का रिस्क है, नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, और कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी कोई होते हैं। शायद कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी, और कोई वीक होती है कोई चीज, यानी वीक बैकअप है। हाँ, वीक बैकअप एंड वायरस प्रोटेक्शन। शाबाश जी मेरे भाई आप बताइए, कॉर्नर में, सेकंड लास्ट बेंच में, कॉर्नर में। जी मेरे भाई आप, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में रिस्क बताइए कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में रिस्क ये भी बताएं। हाँ, वही बता दें जो भी बताया इन्होंने, बिल्कुल वही बताया। तो क्यों अभी तो बताए हैं उसने, सुन नहीं रहे थे? कोई सुन के 2-3 ही बता दे जो जहन में आए हो। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के रिस्क। ये हाल है जी भाई, पीछे वाले भाई। फिजिकल सिक्योरिटी, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। फिजिकल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, वीक बैकअप एंड वायरस प्रोटेक्शन, compatibility issues,
नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम। शाबाश जी। इन्होंने अभी बताया लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में रिस्क होता है। जी बताइए आईटी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होती हैं? जी हाँ शाबाश। जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होगा सारे काम वही कर रहा होगा। सारे काम से क्या मुराद है कि वो सिस्टम को डिजाइन इंस्टॉल भी खुद कर रहा होगा, उसको डिजाइन या प्रोग्रामर भी खुद, और उसको यूज भी खुद कर रहा है, और जरूरत के मुताबिक चेंज भी खुद कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि जो सिस्टम को डिजाइन, आईटी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है कि जो सिस्टम को डिजाइन करने वाला बंदा है, जिसे प्रोग्रामर भी कहते हैं, डिजाइनर और प्रोग्रामर एक ही चीज है, और यूजर और ऑपरेटर एक ही चीज है। जो डिजाइनर या प्रोग्रामर हो वो सेपरेट पर्सन हो, और जो यूजर या ऑपरेटर है वो सेपरेट पर्सन हो, वरना वो खुद ही सिस्टम को चेंज कर सकता है। आपको एग्जांपल दी थी कल सेल्स सिस्टम की, ठीक है। तो दोनों सेपरेट होने चाहिए, यह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। जी मेरे भाई और बता दीजिए, आप बताएं ऑनलाइन सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं? जी जी। इमीडिएट एंट्री है, शाबाश। इमीडिएट अपडेशन ऑफ फाइल्स और इमीडिएट रिस्पांस टू कस्टमर्स इंक्वायरीज, करेक्ट। जी ऑनलाइन सिस्टम को डिफाइन कर दीजिए, होता क्या ऑनलाइन सिस्टम? जी ऑनलाइन सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसे कैसे लिंक किया जाता है? रिमोट टर्मिनल के जरिए से, शाबाश। और ये सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कॉर्नर वाले भाई ऑनलाइन सिस्टम में, आपसे पीछे, ऑनलाइन सिस्टम में ये जो पीछे देख रहे हैं इस वक्त वही, हाँ जी। ऑनलाइन सिस्टम में क्या कोई कंट्रोल्स भी होने चाहिए? नहीं नहीं, पहले तो कैटेगरीज बताइए ना। ऑनलाइन सिस्टम में फायरवॉल, ऑनलाइन सिस्टम की दो कैटेगरीज है कंट्रोल्स की, एक एप्लीकेशन कंट्रोल्स और एक जनरल
जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था आईटी। ऑनलाइन सिस्टम की दो कैटेगरीज है कंट्रोल्स की, एक एप्लीकेशन कंट्रोल्स और एक जनरल कंट्रोल। पहले बताइए एप्लीकेशन कंट्रोल्स बताने जाने हैं जनरल कंट्रोल? जनरल कंट्रोल बताइए। फायरवॉल, फायरवॉल के बाद सिस्टम लॉग, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और प्रोग्रामिंग कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल है कि नहीं ऑनलाइन सिस्टम में? नहीं है। चार कंट्रोल्स कौन कौन से ऑनलाइन सिस्टम में? जनरल कंट्रोल में चार एग्जांपल कौन सी? फायरवॉल, सिस्टम लॉग, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल और प्रोग्रामिंग कंट्रोल। और एप्लीकेशन कंट्रोल्स आप बताइए भाई जो सेंटर में जी, एप्लीकेशन कंट्रोल्स के एग्जांपल बताइए ऑनलाइन सिस्टम में। इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल, हाँ शाबाश, और इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल, बैलेंसिंग। ये इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल और इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल्स, इनमें क्या फर्क होता है आप बताइए भाई जी। आप हाँ जी। इनपुट ऑथराइजेशन में इंश्योर करते हैं जो पर्सन एंटर कर रहा है ट्रांजैक्शन वो ऑथराइज्ड पर्सन हो, अनऑथराइज्ड पर्सन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना करा। शाबाश। और इनपुट वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन का मतलब है कि जो डाटा इनपुट किया जा रहा है वो करेक्टली इनपुट किया जाए, डाटा इनपुट करने में गलती ना हो, जो डाटा इनपुट किया वो ठीक हो। शाबाश। तो ये हमारे कंट्रोल्स हो गए ऑनलाइन सिस्टम में, एप्लीकेशन कंट्रोल और जनरल कंट्रोल। जी तो याद हो गया अब आपको सुन के? तो चलिए फिर दोबारा से पूछते हैं। आप बता दीजिए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन कीजिए। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? तो क्यों नहीं याद किया? ये बताया था इन्होंने, एक लफ्ज बता दें माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में। सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? नहीं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हम इंस्टॉल कर देते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के एडवांटेजेस बताइए क्या है? आप बताइए एडवांटेजेस माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के। दो एडवांटेजेस हैं जी। मोर एफिशिएंट, कैन बी ऑपरेटेड विदाउट मच ट्रेनिंग। और माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के रिस्क क्या है? फिजिकल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी, कंपैटिबिलिटी इशू, वीक बैकअप एंड वायरस प्रोटेक्शन, नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम और लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। और ऑनलाइन सिस्टम जो है इसको डिफाइन कीजिए जी मेरे भाई। आप सेकंड लास्ट भाई, आप ऑनलाइन सिस्टम को डिफाइन कीजिए। सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जी, रिमोट टर्मिनल्स को कनेक्ट किया जाता है उसके साथ। अच्छा, जो ऑनलाइन सिस्टम है इसमें एडवांटेजेस बता दीजिए क्या है? फॉरन मतलब इमीडिएट एंट्री होती है ट्रांजैक्शन की, इमीडिएट अपडेशन ऑफ मास्टर फाइल्स और इमीडिएट रिस्पांस टू कस्टमर्स क्वेरीज। करेक्ट। और ऑनलाइन सिस्टम के कंट्रोल्स बताइए, वो लास्ट में जो भाई बैठे हैं। ऑनलाइन सिस्टम के कंट्रोल्स बताइए। जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, दो कैटेगरीज है। जनरल कंट्रोल की एग्जांपल बताइए। लॉजिकल एक्सेस, प्रोग्रामिंग कंट्रोल, सिस्टम लॉग, फायरवॉल। और एप्लीकेशन कंट्रोल की एग्जांपल क्या है? इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल, इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल और बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग क्या होता है? आखिरी क्वेश्चन आज का जी, कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद इंश्योर करना कि हमारे जो बैलेंसेस हैं वो इक्वल हैं। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो किसी भी जनरल एंट्री को पास करने से पहले देखना हमारा ट्रायल बैलेंस टैली है, तो जनरल एंट्री पास होने के बाद भी देखना कि वो टैली होना चाहिए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जनरल एंट्री में आप तो सिंपल एंट्रीज करते हैं ना, एक दो डेबिट या एक दो क्रेडिट। प्रैक्टिकली बात ऐसे भी होता है कि दो डेबिट है और तीन या चार क्रेडिट है, तो मे भी कोई डेबिट सारे रिकॉर्ड हो गए, क्रेडिट में एक आधी अमाउंट जो है
रिकॉर्ड होने पोस्ट होने से रह गई हो, तो अगर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल बैलेंस शो नहीं करता, इसका मतलब उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करके करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये कहलाता है बैलेंसिंग। इंश्योर करना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से पहले और बाद में अमाउंट्स बैलेंसेस। जी यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए बात। सिस्टम लॉ के बारे में बता दें। सिस्टम लॉ का मतलब यह है कि हर एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग करना, हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखना कि सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। हम सिस्टम में ऑन का बटन दबाने से लेके जो भी एक्टिविटी उसके बाद परफॉर्म करें, ऑफ का बटन दबाने तक सिस्टम में हम जो भी काम करते हैं उस सब का रिकॉर्ड बन रहा होता है, उसको कहते हैं सिस्टम लॉग। कि किसने हमारे सिस्टम को एक्सेस किया, कौन सी फाइल्स को एक्सेस किया, किस किस फाइल को ओपन किया, उसमें चेंजेस क्या किए। ठीक है, और इसी तरह जो है वो एक्सप्लोरर की फाइल्स को किसको ओपन किया, कौन से वेबसाइट्स को, पेजेस को जो है वो एक्सेस किया गया, ओपन किया गया। ये सारा रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम में मेंटेन हो रहा होता है। इससे हमें इंश्योर हो जाता है कि कहीं हमारे सिस्टम को किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन ने एक्सेस तो नहीं किया। या ये भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम डाटा फाइल्स को किसी ने चेंज किया है तो वो किस बंदे ने चेंज किया। ये सारा रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम में रखा जा रहा होता है, इसे कहते हैं सिस्टम लॉग। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। आप अगर कभी आई कैप गए हो तो वहां पे बाहर एक बंदा बैठा तो आपका नाम लिख रहा होता है, रिकॉर्ड रख रहा होता है कि कौन कौन बंदा आई कैप ऑफिस में एंटर हुआ। वो भी एक लॉग ही है, लेकिन चूंकि वो इंसान बना रहा है, आईटी सिस्टम नहीं बना रहा, उसे भी सिस्टम लॉग नहीं कहते, लेकिन वो भी लॉग की एग्जांपल है, रिकॉर्ड रखना। लॉग का सिंपल मीनिंग क्या है? रिकॉर्ड रखना। सिस्टम लॉग का मतलब क्या है? सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब का रिकॉर्ड रखना, चाहे कोई फाइल ओपन की गई है, क्लोज की गई है, उसको चेंज किया गया है,
हर चीज का, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, किसने इंस्टॉल किया है, ये सिस्टम लॉग में सबकी एंट्री होती है। क्लियर हो गया मेरे पे सिस्टम लॉग? और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, एग्जांपल्स मैंने अभी पढ़ाई नहीं आपको इसकी एग्जांपल, ठीक है, इसके एग्जांपल्स और भी हैं, लेकिन वो मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव अभी नहीं पढ़ाया जी। कंसेप्ट देखिए, आपने आईटी में फोकस करना है कंसेप्ट्स के ऊपर। पहले कंसेप्ट समझ आ गया आपको क्या सिस्टम लॉग क्या है? डिटेल एग्जांपल हम मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन रेलिवेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। और भी क्वेश्चन? प्रोग्रामिंग कंट्रोल का मतलब है ये इंश्योर करना कि हमारा जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो ठीक हो, उसको किसी ने चेंज ना किया हो, ठीक है। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि हमारे जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनको कोई एक्सेस ना करे। ये मैं अभी मजीद एक्सप्लेन करता हूं इसको, ठीक है। इसमें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कवर हो रहा होगा। लेक्चर एंड पे आपने प्रोग्रामिंग कंट्रोल दोबारा पूछ लेना है, वो फिर मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा बेहतर पोजीशन में होंगे इसको अंडरस्टैंड करना। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के नए कंसेप्ट जो हैं वो स्टार्ट करते हैं सीखना। इसमें ध्यान में रखिएगा, मैं स्पीड जो है वो मेरी ज्यादा नहीं होगी, स्पीड मैं स्लो रखूंगा, क्योंकि आईटी थोड़ा सा समझना जो है अकाउंटेंट्स के लिए मुश्किल होता है हमारी, क्योंकि प्राइमरी फील्ड आईटी नहीं है। लेकिन कंसेप्ट जो है वो आपने पहले समझने। इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसी होंगी जो आपको शायद किताब में ना मिले, वो मैंने पास्ट पेपर्स को सामने रख के तो फिर कुछ एग्जांपल इसमें ऐड किए लेक्चर्स में। तो अगर आपको बुक में कोई एग्जांपल नहीं मिलती तो आप उसको लिख सकते हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये पढ़ा था, हम इसको क्लासीफाई करेंगे दो बड़े हिस्सों में। एक आईटी सिस्टम क्लाइंट कैसे यूज करता है, और दूसरा आईटी सिस्टम ऑडिटर कैसे यूज करता है। हम अभी किस पोर्शन में है? क्लाइंट कैसे आईटी सिस्टम को यूज करता है। इसमें दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट, क्लाइंट कितनी तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर सकता है, वो दो, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, इनके बारे में डिस्कशन हो गई। आज हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, क्लाइंट इन आईटी सिस्टम में जो कंट्रोल्स बिल्ड करता है वो कंट्रोल्स कितनी तरह के हो सकते हैं। आज की डिस्कशन सारी की सारी कंट्रोल्स पे होगी, सिस्टम पे नहीं होगी। उन सिस्टम पे जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं उसके बारे में। अच्छा मुझे ये बताइए कि कास्ट काउंटिंग शायद आपने पढ़ी हो, या फाइनेंशियल काउंटिंग में भी शायद ये कंसेप्ट होता है। कास्ट की क्लासिफिकेशन की जाती है डिफरेंट वेज में। जैसे एक क्लासिफिकेशन होती है फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट, फिर एक क्लासिफिकेशन होती है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। सेलिंग एंड एडमिन कास्ट अलग होती है और जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो अलग होती है। इसी तरह शायद एक क्लासिफिकेशन होती है जी पीरियड कास्ट एंड प्रोडक्ट कास्ट, फिर एक क्लासिफिकेशन शायद होती है मार्जिनल कास्ट और एब्जॉर्प्शन कास्ट। हाँ जी, वो इस तरह डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है। जिस तरह कास्ट काउंटिंग या फाइनेंशियल काउंटिंग में कास्ट को डिफरेंट वेज में क्लासीफाई किया जा सकता है, उसी तरह आईटी में भी कंट्रोल्स को डिफरेंट वे में क्लासीफाई किया जाता है। और इसमें सबसे अहम बात जो सीखने वाली है, सबसे अहम बात वो ये कि जिस तरह आप कास्ट को डिफरेंट वे में क्लासीफाई करते हैं, तो एक एग्जांपल एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन में आ सकती है। जैसे फर्ज कीजिए, हो सकता है कोई कि एक कास्ट हो वो वेरिएबल कास्ट भी हो, और वो हो सकता है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी आ रही हो, वो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी हो। अब आप इस चीज को लेकर परेशान तो नहीं होते कि सर एक ही कास्ट वेरिएबल में भी आ रही है और वही कास्ट जो है वो एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं वही एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में भी आ रही है, ये कैसे है? भी वो क्लासिफिकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। हम जब कास्ट को फिक्स या वेरिएबल के हिसाब से देखेंगे वो क्लासिफिकेशन अलग होगी, ठीक है। और जब हम कास्ट को देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एडमिन कास्ट, वो क्लासिफिकेशन अलग होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वेरिएबल कास्ट में आ रहा है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में नहीं आ सकता? उसमें भी आ सकता है। तो आप परेशान तो नहीं होगे सर एक ही कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वो वेरिएबल में भी आ रही है और मैन्युफैक्चरिंग में भी आ सकती है। डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। उसी तरह ध्यान में रखिएगा, हम कंट्रोल को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिफिकेशन का एक तरीका है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स, और दूसरा तरीका है जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। आज के लेक्चर में हमारा ज्यादा फोकस होगा प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव पे। ये सिर्फ ओवरव्यू आपको देना, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, डिटेल बाद में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए, मे भी कोई एक कंट्रोल हमारा इधर भी आ रहा हो और वही कंट्रोल इस कैटेगरी में भी आ रहा हो। आपने परेशान नहीं होना कि एक ही कंट्रोल दो जगह पे कैसे आ सकता है। वो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मे भी वो प्रिवेंटिव हो, इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मे भी वो जनरल कंट्रोल में आ जाए। तो एक कंट्रोल एक से ज्यादा कैटेगरीज में आ सकता है। आपने कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है कि कंसेप्चुअली क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए एक तीसरी कैटेगरी ऐड कर रहा हूं, वो भी हमने अभी नहीं पढ़नी। वो कौन सी कैटेगरी है? कंट्रोल्स ओवर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल का। अब देखिए, कंट्रोल्स को हम डिफरेंट वे में क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन का तरीका है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव, और एक तरीका है जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और ट्रांसमिशन। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव में क्या फर्क है? अगर हमारा कंट्रोल किसी एरर को होने से रोक रहा है,
एरर को अकर होने से पहले रोकता है, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल। और अगर हमारा कंट्रोल ऐसा है जो एरर अकर होने के बाद उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसे कहते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल। और अगर हमारा कंट्रोल ऐसा है जो कि एरर्स को डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्ट करता है, उसे कहते हैं करेक्टिव कंट्रोल। तो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव की क्लासिफिकेशन हमारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारा कंट्रोल एरर होने से पहले उसको रोकता है, या एरर होने के बाद उसको आइडेंटिफाई करता है, या आइडेंटिफाई होने के बाद उसको रेक्टिफाई करता है। यह है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। और जो क्लासिफिकेशन है हमारी जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल की, यह क्लासिफिकेशन क्या है? अगर हमारा कंट्रोल स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है क्या, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट असर्शन लेवल में क्या फर्क है? रिस्क एट असर्शन लेवल कौन सा रिस्क होता है? जो स्पेसिफिक असर्शन स्पेसिफिक एरिया को अफेक्ट कर रहा हो, और रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जो ओवरऑल पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बहुत सी एप्लीकेशंस को अफेक्ट कर रहा हो। हम आईटी में लफ्ज असर्शन या एरिया यूज नहीं करते, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कंट्रोल कौन सा कंट्रोल है? जो किसी स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक असर्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, जैसे सिर्फ सेल्स के लिए, जैसे सिर्फ इन्वेंट्री के लिए, जैसे सिर्फ पेरोल के लिए। ऐसा कंट्रोल जो सिर्फ पेरोल में काम करेगा, जो सिर्फ सेल्स एप्लीकेशन में काम करेगा, जो सिर्फ परचेजेस में काम करेगा, उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कंट्रोल। और ऐसा कंट्रोल जो बहुत सी एप्लीकेशन, बहुत से एरियाज को इफेक्ट करेगा, उसे क्या कहते हैं? जनरल कंट्रोल। तो फर्क समझ आया प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव में और जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या फर्क है? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव क्लासिफिकेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारा कंट्रोल एरर अकर होने से रोकता है, या जो एरर अकर हो जाए उसे डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, या उसे करेक्ट करता है। और जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, ये क्लासिफिकेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कंट्रोल स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए है कि बहुत सी एप्लीकेशन यानी तकरीबन सबके लिए। फर्क समझ आया आपको? कल वो आपको एग्जांपल दिखाई थी ना, वो ऑनलाइन सिस्टम की, जिसमें जो हमारा सर्वर था उसमें जो कंट्रोल्स थे, वो जो सर्वर था उसकी वर्किंग क्या सिर्फ किसी एक टर्मिनल को अफेक्ट करी थी कि सबको? सबको। तो वो हमारे जनरल कंट्रोल थे। और जो इंडिविजुअल टर्मिनल था, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो किसको, सिर्फ एक को अफेक्ट करेगी या सबको? सिर्फ एक को, तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल थे। टर्मिनल के लिए हम एप्लीकेशन कंट्रोल लगाते हैं, और सर्वर के लिए जनरल कंट्रोल। सर्वर पे वैसे कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी होते हैं, क्योंकि बहरहाल जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं वो उसका रिकॉर्ड सर्वर में भी मेंटेन किया जा रहा है, अपडेट होता है बहरहाल। तो फर्क समझ आया जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल में, उस कंसेप्ट के लिए। चलिए अब जरा एग्जांपल के साथ इस कंसेप्ट को शेयर कर एक्सप्लेन करते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि जो पास्ट पेपर की एग्जांपल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं, और खासतौर पे आईटी वाली जनरल एग्जांपल्स की बजाय स्पेसिफिक आईटी स्पेसिफिक और पास्ट पेपर वाली एग्जांपल। पहले जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, अभी इनका सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूं, डिटेल डिस्कशन मकसद नहीं आज का। डिटेल डिस्कशन में प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव भी करनी है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस रहिएगा। पहले बताइए प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव और जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल में फर्क समझ आ गया आपको? अच्छा मुझे बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने के लिए हम गए, वहां पे कंट्रोल है कि कोई भी पर्सन आईटी सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि वो अपना करेक्ट पासवर्ड ना इनपुट कर दे। करेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड ना इनपुट करे, वो किसी आईटी सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। बताइए ये जनरल कंट्रोल है या एप्लीकेशन कंट्रोल? इधर नहीं अभी आ रहा, ये जनरल कंट्रोल है बिल्कुल, क्योंकि ये किसी एक एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। तो ये हमारा पहला पासवर्ड। अच्छा दूसरी एग्जांपल मुझे ये बताइए, ये एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरे मुझे ये बताइए, ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कंट्रोल इंप्लीमेंट किया, कंट्रोल जरा गौर से सुनिएगा।
कि पेरोल एप्लीकेशन में पेरोल प्रिपेयर करनी है, सैलरी शीट, कंट्रोल ये लगाया कि एप्लीकेशन में नंबर ऑफ आवर्स इनपुट करने होते हैं, नंबर ऑफ आवर्स इनपुट करेंगे, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर देगा जो भी आपने रेट वगैरह बिल्डिंग किए हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स जो है वो तो हमें इनपुट करने पड़ेंगे। कंट्रोल ये लगाया कि मंथली जो आवर्स वर्कड होते हैं वो ऑन एवरेज एक एम्प्लॉय के होते हैं 200। अगर छुट्टियां करें तो 150 तक हो जाते हैं, अगर ओवर टाइम लगाए 250 तक हो जाते हैं। तो एक रीजनेबल रेंज है 150 और 250 के दरमियान में होने चाहिए नंबर ऑफ आवर्स वर्क। कंट्रोल ये लगाया अगर नंबर ऑफ आवर्स वर्क 150 से कम है या 250 से ज्यादा है तो फिर इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस ना करें बल्कि हाईलाइट कर दे, बल्कि क्या करे, हाईलाइट कर दे। ये कंट्रोल समझ आ गया। इस कंट्रोल को कहते हैं रेंज टेस्ट। इस कंट्रोल को क्या कहते हैं, रेंज टेस्ट। बताइए ये रेंज टेस्ट जो इंप्लीमेंट किया गया ये जनरल कंट्रोल है कि एप्लीकेशन कंट्रोल है? शाबाश, एप्लीकेशन कंट्रोल है। और किस एप्लीकेशन को इफेक्ट कर रहा है, पेरोल एप्लीकेशन को। शाबाश। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की ये एप्लीकेशन कंट्रोल की एग्जांपल थी। क्या एग्जांपल दी मैंने आपको, रेंज टेस्ट, या इसे रीजनेबल टेस्ट भी कहते हैं, रीजनेबलनेस टेस्ट। भी ये बात समझ आई? अच्छा, एक और कंट्रोल बताइए, क्या रेंज टेस्ट सिर्फ पेरोल के लिए हो सकता है या किसी दूसरी एप्लीकेशन में भी यूज किया जा सकता है? अगर किसी दूसरी एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है तो क्या वहां जाके ये जनरल कंट्रोल तो नहीं बन जाएगा? एप्लीकेशन कंट्रोल ही रहेगा ना, क्योंकि दूसरी जगह पे जब लगेगा तो ये उसी एप्लीकेशन में से एरर वगैरह आइडेंटिफाई करेगा। पेरोल में कंट्रोल लगाया, इसको परचेज से कोई गर्ज नहीं है। परचेज पे अगर आपने ये कंट्रोल लगाना है तो वो सिर्फ परचेज पे काम करेगा, उसे बाकी एप्लीकेशन से कोई गर्ज नहीं है। तो स्टूडेंट हैरान होता है कि स्टूडेंट आगे कहने लगा सर ये रेंज टेस्ट एक से ज्यादा एरियाज पे यूज हो सकता है तो ये जनरल कंट्रोल क्यों नहीं है? भाई इसलिए नहीं कि एट ए टाइम वो एक ही एरिया पे हो रहा होगा ना, जिस एरिया पे आपने उसको लगाया। जो परचेजेस में यूज हो रहा है वो जब परचेज में यूज हो रहा होगा उसका इफेक्ट दूसरे एरियाज में तो नहीं जाएगा। इसी तरह एक और कंट्रोल होता है हमारा जिसे कहते हैं लिमिट टेस्ट। क्या कहते हैं? लिमिट टेस्ट और रेंज टेस्ट में क्या फर्क है? रेंज टेस्ट में आपने नोट किया होगा, अगर इसको समझा तो इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लिमिट्स दी जाती हैं, पूरी रेंज दी जाती है, मिनिमम इतना हो मैक्सिमम इतना हो। लेकिन अगर हम सिर्फ कोई एक लिमिट बताएं, एक साइड अपर या लोअर, उसे फिर रेंज टेस्ट नहीं कहते, उसे कहते हैं लिमिट टेस्ट। जैसे हमें पेरोल में तो यह कंसर्न है कि नंबर ऑफ आवर्स ना तो बहुत कम होने चाहिए ना बहुत ज्यादा होने चाहिए, लेकिन सेल्स में हमें हाई लो दोनों कंसर्न नहीं है। सेल्स सिस्टम में हमें सिर्फ एक कंसर्न है, क्या कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम की टेंशन नहीं हमें। तो सेल्स सिस्टम में जो हम कंट्रोल लगाएंगे वो सिर्फ ये कि कस्टमर का बैलेंस अगर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट लिमिट से एक्सीड कर रहा है इसे हाईलाइट कर दे। इसमें तो दोनों साइड्स लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो इस कंट्रोल को क्या कहते हैं, लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट बताइए जनरल कंट्रोल है या एप्लीकेशन कंट्रोल? एप्लीकेशन कंट्रोल। शाबाश। तो एप्लीकेशन कंट्रोल की दूसरी एग्जांपल क्या दी मैंने आपको, लिमिट टेस्ट। अच्छा एक और एग्जांपल सुनिए। ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल है कि डे एंड पे जितना भी डाटा है डे एंड पे उस सब का
बैकअप प्रिपेयर किया जाएगा, उस सब का बैकअप रखा जाएगा। बताइए ये जनरल कंट्रोल है या एप्लीकेशन कंट्रोल है? ये जनरल कंट्रोल है। एक मैंने पासवर्ड की एग्जांपल दे दी आपको और दूसरी एग्जांपल दी बैकअप की। लेकिन याद रखिएगा बैकअप अगर ऑल प्रोग्राम एंड डाटा का करेंगे फिर वो जनरल कंट्रोल में आएगा। अगर आप सिर्फ रिसीवेबल का बैकअप कर दें तो फिर वो एप्लीकेशन कंट्रोल हो जाएगा। एग्जांपल समझ आ रही? जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल में फर्क समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। या चलिए एक एग्जांपल आपके साथ और कंसेप्ट अब डिस्कस कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए जाएंगे, पहले जनरल कंट्रोल टेस्ट करेंगे या एप्लीकेशन कंट्रोल? जनरल कंट्रोल। पहले कौन से कंट्रोल टेस्ट करेंगे? अगर जनरल कंट्रोल इफेक्टिव हैं फिर एप्लीकेशन कंट्रोल टेस्ट करें कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। लेकिन अगर जनरल, अजीब बात सुने, अगर जनरल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है एप्लीकेशन कंट्रोल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो कंफर्म है वो भी इनफेक्टिव होंगे। भाई ये बात से एग्री करते हैं कि नहीं? ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? एग्जांपल सुने, थोड़ी अजीब सी एग्जांपल है लेकिन उम्मीद है कि कंसेप्ट बिठा देगी हमें ज़हन में। एक दिन क्या हुआ, हमने अपने घर का नलका खोला, उसमें स्मेल आ रही थी। ये एग्जांपल पहले तो शेयर नहीं ना की क्लास में? हाँ, स्मेल अच्छा अभी सोया हुआ था, कसम खाने को तैयार हूं मैं, कसम तो नहीं है लेकिन अब जैसी एग्जांपल आई नलके की बात फौरन एक्टिव हो गया। अच्छा नलका खोला, स्मेल आ रही थी। हमने कहा यार स्मेल आ रही है, ऊपर जाके टैंकी देखी उसमें छिपकली मरी हुई थी। हमने उसको साफ किया, टैंकी को छिपकली को नहीं, टैंकी को, छिपकली को साफ करना था। तो साफ किया, पानी ठीक हो गया। अच्छा बताइए पानी जो खराब आ रहा था स्मेल, क्या सिर्फ हमारे घर में आ रहा था कि गली के सारे घर में भी आ रहा होगा? हमारे घर में आ रहा होगा। ये एप्लीकेशन कंट्रोल जो है वो वीक था। अगले दिन क्या, कुछ दिन के बाद दोबारा स्मेल आना शुरू हुई। हमने जाके टैंकी देखी, टैंकी जो थी वो साफ थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम बड़े परेशान, हमने साथ वालों से पूछा, भाई उन्होंने कहा हमारे पानी नलके से स्मेल आ रही है। हमने कहा अच्छा, हम भागे भागे बासा के पास गए और उनसे कहा सर हमने अपने घर में पानी किस में से स्मेल आ रही है, हमने टैंकी कई दफा चेक की, 2-3 दफा साफ भी कर ली लेकिन स्मेल नहीं जा रही। तो वासा वाला कहने लगा सर 2-3 दफा क्या 20-30 दफा भी कर लेंगे ना सफाई टैंकी की, स्मेल नहीं जाएगी। हमने कहा क्यों, स्मेल क्यों नहीं जाएगी? कह लगा स्मेल तब तक नहीं जाएगी जब तक हमारे होज में जो कुत्ता मरा हुआ है वो नहीं साफ होगा। अब बताइए, अब ये जो कुत्ता लेकिन हम अपने टैंकी की सफाई कर दे रहे हैं, भाई मसला हल होगा? मसला हल नहीं होगा। तो ये कौन सा कंट्रोल मिसिंग था? ये जनरल कंट्रोल, जिसका इफेक्ट सिर्फ हमारे घर में नहीं था, वो मोहल्ले में जितने भी घर हैं सब पे था। यही वो कह रहे हैं, कहते हैं भाई अगर वासा के होज में कुत्ता मरा पड़ा है ना, अपने घर की टैंकी जितनी मर्जी साफ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इस पानी को इस्तेमाल नहीं करना। उसी तरह कह रहे हैं अगर आपने जनरल कंट्रोल वीक है तो एप्लीकेशन कंट्रोल को टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। कंफर्म एप्लीकेशन कंट्रोल भी वीक है, हमने टेस्टिंग नहीं करनी। लेकिन अगर जनरल कंट्रोल स्ट्रांग है फिर जाके भाई वासा वाला का होज साफ है, ठीक है, फिर हमें अपनी टैंकी भी देखने की जरूरत है, मे भी वहां पे मसला हो मे भी ना हो। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट समझ आई उनकी? एप्लीकेशन कंट्रोल जनरल कंट्रोल क्लियर? चलिए इसको साइड में करते हैं, इसको हम बाकी कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल। आपने एग्जाम्पल को समझना है और कंसेप्ट को समझना है। स्टार्ट करें जी। प्रिवेंटिव कंट्रोल कौन से होते हैं? जो एरर्स को अकर होने से रोकते हैं। अच्छा मैं एरर कह रहा हूं, मैंने ट्रांजैक्शंस नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा ट्रांजैक्शन होने से पहले या ट्रांजैक्शंस होने के बाद, ये बात नहीं की। मैंने क्या बात की? एरर अकर होने से पहले, एरर अकर होने के बाद। जो कंट्रोल्स एरर अकर होने से रोकते हैं, एरर को अकर ही नहीं होने देंगे, वो है हमारे प्रिवेंटिव। और जो एरर अकर हो गए तो उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे और जो उनको करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई, करेक्टिव। अब सुनिए एग्जांपल, पहली एग्जांपल एक्सेस कंट्रोल्स। ये एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं? जो अनऑथोराइज्ड पर्सन को हमारे एसेट्स के करीब नहीं आने देते। एक्सेस कंट्रोल कह ले, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस कह ले। एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं? जो अनऑथोराइज्ड पर्सन को हमारे एसेट्स के करीब नहीं आने देते। अब हमारे एसेट्स कितनी तरह के, टेंजिबल या इनटेंजिबल? दोनों। तो टेंजिबल एसेट्स के लिए जो एक्सेस कंट्रोल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। और इनटेंजिबल एसेट्स यानी हमारे डाटा, सॉफ्ट प्रोग्राम के लिए जो कंट्रोल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो बताइए एक्सेस कंट्रोल जो है ये प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव या करेक्टिव? प्रिवेंटिव। ये अनऑथोराइज्ड पर्सन को हमारे डाटा के करीब, हमारे एसेट्स के करीब आने ही नहीं देंगे। जरा फिजिकल कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल बताइए। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की क्या एग्जांपल है? सिक्योरिटी गार्ड, शाबाश। और पासवर्ड फिजिकल नहीं है, वो तो लॉजिकल में आएगा। ठीक है, नहीं मैंने फिजिकल पूछा है, मैंने फिजिकल पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, डोर लॉक, शाबाश। फेंसेस, खेतों क्या अच्छा खेतों में कुत्ते छोड़े जाते हैं जो, तो वो कौन सी एग्जांपल होगी? फिजिकल। ठीक है, वो जो फेंसेस लगाए जाते हैं, खारदार तारे, वो दीवारों पे, कॉलेज की दीवारों पे लगाए होते हैं, वो कौन सा कंट्रोल है? वो भी फिजिकल कंट्रोल है। लॉजिकल कंट्रोल की क्या एग्जांपल है? पासवर्ड।
ठीक है, और फायरवॉल, शाबाश फायरवॉल, ठीक है, पासवर्ड, डिफरेंट थंब इंप्रेशन वगैरह, ठीक है, वो सारे कवर हो गए। ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। तो एक्सेस कंट्रोल्स जितने भी हैं बाय नेचर किस लिए ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ताकि हमारे एसेट्स के करीब किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन को ना आने दें। एक्सेस कंट्रोल फिजिकल भी है, लॉजिकल भी है, जोन से भी होंगे, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। एग्री करते हैं कि नहीं? पक्की बात है। चलिए अब आइंदा, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, आई कैप आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्रिवेंटिव कंट्रोल डिफाइन करो, इसकी एग्जांपल दो, ये रोटे वाला क्वेश्चन हो जाएगा। किस्मत अच्छी हुई शायद कभी आई कैप इस तरह पूछ ले, वरना नॉर्मली इस तरह नहीं पूछता। तो क्या पूछेगा, कहेगा ये कंट्रोल है, बताओ प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है कि करेक्टिव है। तो हमने भी उसी तरीके से तैयारी करनी है। हमें मेंटली रटा लगाने के बजाय हमें मेंटली कन्विंस होना चाहिए कि कौन सा कंट्रोल प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव और क्यों है। रीजन क्लियर होगी तो फिर रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस। कंट्रोल्स टू प्रिवेंट, अच्छा नाम में प्रिवेंट आ गया, पता चल गया प्रिवेंटिव कंट्रोल है, लेकिन आपने इस कंट्रोल की नेचर को समझना है। कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस, क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है इसको कोई चेंज ना कर ले। अच्छा एक चीज तो ये है ना कि हमारे डाटा को एक्सेस कर ले, डाटा को रीड कर ले, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाए, ये एक अलग चीज है। किसी ने हमारे डाटा को एक्सेस किया और सीएफओ की सैलरी देख ली, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, इशू है। इसका मतलब है हमारे लॉजिकल कंट्रोल मिसिंग है, वीक है। लेकिन अगर कोई हमारे पेरोल डाटा को एक्सेस करता है एम्प्लॉय, और एक्सेस करने के बाद वो प्रोग्राम को चेंज कर, अच्छा आपके ध्यान में आ रहा है एक्सेस करने के बाद भी सैलरी को बढ़ा दे, सैलरी को अगर बढ़ाएगा ना वो अपना नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज करेगा या सैलरी की अमाउंट को इंक्रीज, उसे सिर्फ 1 महीने की सैलरी ज्यादा मिलेगी। वो ऐसे नहीं करेगा, वो क्या करे, प्रोग्राम को वो फॉर्मूला चेंज कर देगा। वो कहेगा अच्छा सामने जो वेज रेट लिखा हुआ है ये यूज करो, नंबर ऑफ आवर्स वर्क जो एंटर होते हैं वो भी वही यूज करो, लेकिन जब नेट पे कैलकुलेट कर रहे हो ना तो A को B से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए प्रोग्राम को अगर चेंज करेगा तो फिर इससे क्या फायदा होगा, उसे हर महीने उसकी सैलरी जो होगी, देखने में लग रहा होगा रेट वगैरह और आवर्स बिल्कुल सही कैलकुलेट हो रहे हैं, लेकिन हर महीने उसकी सैलरी 50% हायर मिल रही होगी उसको। और ये किस वजह से हुआ, प्रोग्राम चेंज की वजह से। तो क्या हमारे पास कंट्रोल्स होने चाहिए प्रिवेंट करने के लिए अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस? बिल्कुल होने चाहिए। और ये कौन सा, अच्छा बताइए हमारा प्रोग्राम चेंज हो सकता है कि कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता? भी हो सकता है। हमें प्रोग्राम चेंजेस में अपने इंटरनल एम्प्लॉय से सिर्फ खतरा है कि आउटसाइडर से भी खतरा है? आउटसाइडर से भी खतरा है। तो हमारे पास ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए जो प्रोग्राम चेंजेस को ना, अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस ना होने दें। एग्री करते हैं? प्रोग्राम चेंजेस का कंसेप्ट समझ आया? अब इसमें 2 कंट्रोल की एग्जांपल दे रहा हूं, अगर समझ आया तो आप बताएंगे कैसे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इंश्योर करेगा कि अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस ना हो? कैसे इंश्योर करेगा भाई? अगर ऑपरेटर डेवलपर नहीं है, ऑपरेटर वो जितना मर्जी जोर लगा ले प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता। हाँ अगर ऑपरेटर खुद ही डेवलपर भी है फिर चेंज कर लेगा, लेकिन ये हमारा कंट्रोल है। दूसरा फायरवॉल, क्या फायरवॉल हमारे प्रोग्राम को चेंज होने से प्रोटेक्ट करेगा? वो हैकर को एक्सेस ही नहीं लेने देगा। हाँ बिल्कुल वही। अच्छा अब बताइए ये दोनों समझ आ गया आपका कंट्रोल? 50 रुपए दूंगा जो मुझे ये बताएगा इन दोनों में फर्क क्या है, कंसेप्चुअली क्या फर्क है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी और फायरवॉल में। 1 2 3 पहले आओ। नहीं डेफिनेशन नहीं पूछी दोनों की, दोनों में कंसेप्चुअल फर्क पूछा है जी, फिजिकल और जी। शाबाश, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इनसाइड एम्प्लॉइज से अपने प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फायरवॉल आउटसाइड अटैक जो है हैकर्स का अटैक उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। शाबाश, ये लीजिए। नहीं 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 जी, तो ये क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, कंट्रोल टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस। भाई ये समझ आ गया कि नहीं? भाई सोए हुए हैं के नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चले आगे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, यह है कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस। अगर फर्ज के हमें क्या सोचना चाहिए, क्या ये सोचना चाहिए ये कंट्रोल लगा दिए अब तो हमारा आईटी सिस्टम कभी चेंज हो ही नहीं सकता, या ये सोचना चाहिए हो सकता है कोई हमसे भी बड़ा आईटी एक्सपर्ट आ जाए और मे भी वो प्रोग्राम ये कंट्रोल को बाईपास करके प्रोग्राम चेंज कर ले? तो क्या कोई ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि अगर ये प्रोग्राम चेंज होता है तो हमें पता चल जाए? ऐसे कंट्रोल होने चाहिए कि नहीं? अच्छा अगर ऐसे कंट्रोल दुनिया में हैं तो बताइए वो प्रिवेंटिव में होंगे, डिटेक्टिव में कि करेक्टिव में? वो डिटेक्टिव में होंगे। शाबाश, तो जरा देखते हैं डिटेक्टिव में ऐसा कोई कंट्रोल है कि नहीं। पहला कंट्रोल, कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस। कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम, यानी ऐसे कंट्रोल्स जो अगर प्रोग्राम में चेंजेस होते हैं वो उनको डिटेक्ट कर लेंगे। भाई वो कौन से कंट्रोल्स हैं? सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग क्या होता है भैया? अभी किसी ने पूछा था सिस्टम लॉग क्या होता है। हाँ सिस्टम लॉग क्या होता है? जो रिकॉर्ड, जो हमारे हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन कर। मुझे ये बताइए कोई हमारे अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम को चेंज कर जाए, अब हमें कैसे पता चलेगा किसने चेंज किया है? सिस्टम लॉग निकालेंगे, पता चलेगा आज के दिन में हमारे सिस्टम को 10 दफा एक्सेस किया गया है, 9 दफा एक्सेस किया गया पाकिस्तान से, 1 दफा एक्सेस किया गया है यूके से। अब बताइए सिस्टम लॉग से पता चला कि किसने प्रोग्राम चेंज, डिटेक्ट हो गया वो बंदा जिसने चेंज किया, या विद इन द अगर 10 की 10 दफा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ है तो हर एक के साथ उसका आईडी आ रहा होता है किसने चेंज किया। हम देख लेंगे कि कौन सा रेलिवेंट पर्सन है, कौन सा इररेलेवेंट पर्सन है। तो सिस्टम लॉग से डिटेक्ट होगा, सिस्टम लॉग प्रिवेंट करेगा, सिस्टम लॉग प्रिवेंट नहीं करेगा, डिटेक्ट पता चलेगा बाद में जब उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि किस किसने एक्सेस किया था।
भाई ये समझ आया, डिटेक्टिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल। आगे चलते हैं। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बताइए कौन सा कंट्रोल है, प्रिवेंटिव का डिटेक्टिव? प्रिवेंटिव, क्योंकि ये हमारे यूजर को प्रोग्राम चेंज नहीं करने देगा, डिजाइनर लाता था। इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल, भैया क्या होता है इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल? ऑथराइज पर्सन जो है वही डाटा एंट्री करे। सिस्टम को कैसे पता चलता है कौन सा बंदा ऑथराइज है कौन सा नहीं? पासवर्ड से, शाबाश। लेकिन पासवर्ड तो हमने ऊपर यहां पे पढ़ लिया था, तो क्या हुआ, एक कंट्रोल दूसरी जगह भी तो आ सकता है, शाबाश, बिल्कुल। अच्छा बताइए इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल कौन सा है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव? इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल कौन सा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव। इनपुट ऑथराइजेशन प्रिवेंटिव है। एक होता है इनपुट वैलिडेशन। पहले बताइए दोनों में फर्क क्या होता है? इनपुट ऑथराइजेशन क्या है, बंदा एंट्री करने वाला सही है। इनपुट वैलिडेशन क्या है? जैसे ही हमने पेरोल में 2200 की बजाय 2000 आज वक्त डाले, फौरन एक सायरन, एक अलार्म बज उठा कि भाई ये तुमने गलत एंट्री की है। यह है इनपुट वैलिडेशन। रेंज टेस्ट, रेंज टेस्ट, लिमिट टेस्ट। अब मुझे बताइए कि ये जो रेंज टेस्ट, लिमिट टेस्ट है, जो इंश्योर करेंगे कि जैसे ही हम गलत डाटा डालते हैं फौरन हाईलाइट कर दें, ये कौन से कंट्रोल होंगे? सोच के बताना है। ये हमारे प्रिवेंटिव कंट्रोल है कि डिटेक्टिव? डिटेक्ट। स्टूडेंट कहने लगा सर नहीं ये प्रिवेंटिव है, हमारी पेरोल तो प्रोसेस नहीं ना होगी, पेरोल की एंट्री रिकॉर्ड होने से पहले पता चल गया गलती है, तो इसमें तो पेरोल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो रही गलत, तो ये प्रिवेंटिव है। मैं कहा नहीं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव का ताल्लुक इससे नहीं है कि ट्रांजैक्शन एंटर होने से पहले पता चला या बाद में। इनका ताल्लुक इस चीज से है, एरर अगर होने से पहले पता चला कि बाद में। वो एरर आपने 2000 आज डाले, एरर उसी सेकंड में हो गया जब आपने 2000 एंटर किया, उसके बाद जब वो चीखा, उसने कोई हाईलाइट किया उस एरर को, वो डिटेक्टिव कंट्रोल है। तो ये समझ आया इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल। इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल कौन सा है? प्रिवेंटिव। और इनपुट वैलिडेशन कौन सा है? डिटेक्टिव। ट्रेनिंग, टेस्टिंग। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग होती है। बताइए ट्रेनिंग बंदों की होती है कि आईटी सिस्टम की? और बोर्ड की ट्रेनिंग थोड़ी होगी, और बंदों की ट्रेनिंग होती है। और टेस्टिंग किसकी होती है? आईटी सिस्टम की। ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग छोड़ कर सर हम तो आईटी सिस्टम पढ़ रहे हैं, आईटी कंट्रोल पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग तो इंसानों की होती है, ये यहां क्यों आ गया? सुन ले, अगर मैनुअल सिस्टम है ना सारा, उसमें सारे कंट्रोल मैनुअल होंगे। अगर आईटी सिस्टम है उसमें दोनों होंगे, मैनुअल भी होंगे, आईटी भी होंगे। ह्यूमन एलिमेंट को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। नहीं आई बात समझ? साइंसदान आया भागा अपने दोस्त के पास, कहने लगा मुझे पता है तुम बहुत लेजी हो, कोई काम नहीं कर सकते, मैंने इस मसले का हल ढूंढ लिया है। दोस्त कहने लगा क्या? उसका मैंने एक ऐसा रोबोट इजाद किया है, वो तुम्हारे सारे का, अच्छा जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना है, वही समझना है, इधर उधर का समझना। मैंने जो रोबोट इजाद किया है, ऐसा रोबोट इजाद किया है, वो तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा। बटन दबाओगे वो बर्तन धो दिया करेगा, बटन दबाओगे वो कपड़े धो दिया करेगा, बटन दबाओगे घर की सफाई कर दिया करेगा। आगे दोस्त कहने लगा तो बटन तो मुझे ही दबाना पड़ेगा ना। अब मुझे बताइए इससे हमें क्या सबक हासिल हुआ कि दुनिया का जितना मर्जी एडवांस आईटी सिस्टम इंस्टॉल कर दें आप, कम से कम बटन तो इंसान ही दबाएगा ना। तो ह्यूमन किसी भी आईटी सिस्टम में ह्यूमन एलिमेंट को आप रिप्लेस नहीं कर, कुछ ना कुछ ह्यूमन एलिमेंट रहेगा, इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी है। और ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है क्या कि गलतियां ना करें। वो ट्रेनिंग अगर नहीं होगी तो फिर तो गलतियां करेंगे ना, फिर तो वही होगा जो उस पायलट के साथ हुआ था। पायलट था, उसकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई, ठीक है, तो जहाज उड़ाने लग गया। अब कोई 30-40 हजार फुट की बुलंदी पे पहुंचा तो जहाज उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अब वो कंट्रोल टावर से कॉन्टैक्ट करके पूछने लगा कि सर जी मुझे बताइए अब क्या करना है। जिस दिन ट्रेनिंग हो रही थी मैं उस दिन छुट्टी पे था, बारिश हो रही थी, अब मुझे नहीं पता चल रहा इस सिचुएशन में क्या करना है। तो कंट्रोल रूम से उन्होंने कहा अच्छा ठहरो, घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, देखो तुम्हें सामने एक लाल बटन नजर आ रहा है। कहते हाँ दबा दिया, कहते नहीं दबाना था। याद आया पायलट? तो क्या मसला था, कौन सा कंट्रोल वीक था उसका? भाई ट्रेनिंग नहीं। तो बताइए आईटी सिस्टम ऑपरेट करना है, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और टेस्टिंग भी होनी चाहिए। टेस्टिंग भी आईटी सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले टेस्टिंग भी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आईटी सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कहीं वैसा ना हो जैसा मेरे मामू के साथ हुआ था। उनकी दुकान पे आया एक बंदा और कहने लगा कि आपकी दुकान का तो बिल बहुत ज्यादा आता होगा। उन्होंने कहा अच्छा जिस भी बिजनेसमैन से पूछ ले वो तो यही कहेगा बिल ज्यादा आता है। उनका बिल्कुल ज्यादा आता है। उनका मैंने एक ऐसा बल्ब इजाद किया है जिसकी रोशनी है जो आपने 50 बल्ब लगाए हैं इनसे ज्यादा होगी और बिल इससे ज्यादा आएगा, कहे तो चेक करवा दूं? उनका बिल्कुल चेक करवाओ। उसने कहा अच्छा ठीक है, ये जरा सारे बल्ब ऑफ कीजिए। मेन स्विच ऑफ किया। उसने बल्ब एक लगाया सैंपल करने के लिए, कहा मेन स्विच ऑन करे। जैसे ही मेन स्विच ऑन किया धमाका हुआ, सब अंधेरा। वो भागम भाग करके लाइट चलाई, उन्होंने देखा बंदा गायब। अब मुझे ये बताइए इस एग्जाम्पल में कौन सा कंट्रोल मिसिंग था? कौन सा कंट्रोल मिसिंग था? टेस्टिंग का। करना क्या चाहिए था? नहीं ये सच्चा वाकया था, बाद में बंदे को ढूंढते रहे, बंदा नहीं मिला बाद में।
तो वो सारा नुकसान हो गया, जाहिर है वो सारे जो भी उसके। अब इसमें कौन सा कंट्रोल वीक था? टेस्टिंग का। करना क्या चाहिए था भाई, इसको लाइव जो है टेस्टिंग करने से पहले उसे सैंपल के तौर पर, आपने देखा होगा वो जो टेक्नीशियन होते हैं उन्होंने छोटा बोर्ड रखा होता है अपने पास, वहां पे टेस्ट करवाता। इसी तरह हमें अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उसे टेस्टिंग के बगैर लॉन्च कर देते हैं तो रिस्क है क्या हमारा सारा सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और टेस्टिंग भी होनी चाहिए। अब बताइए ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे गलती होने से, बिल्कुल, इसलिए प्रिवेंटिव कंट्रोल है। रीजन समझ आ रही है कौन सा कंट्रोल क्यों प्रिवेंटिव है, क्यों डिटेक्टिव है, क्यों करेक्टिव है? आगे चलते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव लिस्ट कंप्लीट हो गई, आगे चलते हैं डिटेक्टिव। कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस, ये भी क्लियर हो गया। कैसे पता चलेगा? सिस्टम लॉग से। तो सिस्टम लॉग कौन से वाला हुआ कंट्रोल? सिस्टम लॉग कौन सा? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव या करेक्टिव? डिटेक्टिव। फिर उसके बाद इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल, ये भी क्लियर हो गया। रेंज टेस्ट, अगर हमसे कहे रेंज टेस्ट जनरल कंट्रोल है एप्लीकेशन कंट्रोल है, क्या कहेंगे? और अगर कहे ये भी बताओ ये प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है कि करेक्टिव है? डिटेक्टिव। फिर कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के दौरान भी अगर कोई मसले मसाइल सामने आते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान जो भी गलतियां होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो कंट्रोल्स होंगे वो कौन से कंट्रोल है? डिटेक्टिव कंट्रोल। जैसे रिव्यू, रिव्यू ये भी मैनुअल कंट्रोल है। रिव्यू का मुझे बताइए कि जो पेरोल शीट कंप्यूटर सिस्टम से जनरेट हो रही है, क्या श्योर है हम कि वो ठीक होगी? उसको खुद से चेक करने की जरूरत नहीं कि किसी ऑथोराइज्ड पर्सन को वो पेरोल शीट रीचेक करनी चाहिए मैनुअली, देखने के लिए कि इसमें कहीं कोई सैलरी अनयूजुअली हाई तो नहीं आ रही, मैनुअली चेक कर। वरना आपको पता है वो 1.5 वाला एरर वो हो सकता है सिस्टम के प्रोग्राम में, अगर आपने चेंज कर दिया तो वो तो सिस्टम उसी तरह हायर सैलरी को प्रोसेस करता रहेगा। तो मैनुअल रिव्यू। अब मैनुअल रिव्यू के दौरान अगर कोई इस तरह की गलती हुई है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी कि नहीं? तो कौन सा कंट्रोल हुआ? डिटेक्टिव। उसी तरह है एक्सेप्शन रिपोर्ट। भाई एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या है? कंसेप्चुअली एक्सेप्शन रिपोर्ट ऐसी ही है जैसे हमारे मैनेजमेंट लेटर। याद है मैनेजमेंट लेटर क्या होता है? मैनेजमेंट लेटर में कौन देता है मैनेजमेंट लेटर? ऑडिटर। किसको? मैनेजमेंट को। उसमें क्या होता है? वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल। इसी तरह जो वीकनेसेस इन आईटी सिस्टम होती हैं ये अगर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे, कौन वाला? ऑडिटर नहीं, आईटी सिस्टम। हमने उसे कहा हो कि भाई जो ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी पेरोल शीट प्रोसेस ना हो सके, जिनके फर्ज कीजिए नंबर ऑफ आवर्स ही नहीं डाले गए, उनकी एक लिस्ट बना के आईटी डायरेक्टर को सेंड कर दे, तो इसे क्या कहेंगे? एक्सेप्शन रिपोर्ट। अगर हमारे सिस्टम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई, तो फिर सिस्टम एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर। जैसे हमारे 200 एम्प्लॉइज हैं, 196 के नंबर ऑफ आवर्स इनपुट कर दिए, 4 के गलती से रह गए, तो सिस्टम एक लिस्ट प्रोड्यूस करेगा, भैया ये ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं हुई। इस रिपोर्ट को जो जाएगी इसे क्या कहेंगे? जो क्या बता रही है हमारी प्रोसेसिंग में कोई मसला है। ये बात समझ आई? एक्सेप्शन रिपोर्ट। तो रिव्यू और एक्सेप्शन रिपोर्ट कौन से वाले कंट्रोल्स हैं? डिटेक्टिव कंट्रोल। आगे चलें। करेक्टिव कंट्रोल कौन से हैं? जो एरर या इरेगुलरिटी को करेक्ट करते हैं। जैसे चलें एक आईकैप एग्जांपल। उसने कहा, अब अल्फाज सुनिएगा गौर से, सबमिटिंग एन इनवॉइस, सबमिटिंग रिवाइज्ड इनवॉइस आफ्टर मेकिंग करेक्शन, सबमिटिंग रिवाइज्ड इनवॉइस इनटू सिस्टम आफ्टर मेकिंग करेक्शन। बताइए कौन सा कंट्रोल है? ये डिटेक्टिव कंट्रोल है, ये करेक्टिव कंट्रोल है। करेक्ट हो रही है। सबमिटिंग रिवाइज्ड इनवॉइस इनटू सिस्टम आफ्टर मेकिंग करेक्शन, तो ये करेक्शन हो रही है। करेक्शन जो करेक्टेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम, वो हमारा करेक्टिव कंट्रोल है। और एग्जांपल सुने, कंट्रोल्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। भैया कौन से कंट्रोल्स होते हैं? अगर कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हमें दोबारा से सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कंट्रोल्स बिल्ड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? क्या करना चाहिए? कि कोई ऐसा सिस्टम हो, ऐसे कंट्रोल्स हो, अगर कोई वायरस आए, आग लगे हमारे सिस्टम में, कोई किसी किस्म का मसला हो, हम एज सून एज पॉसिबल अपने ऑपरेशन कंटिन्यू कर सके। ये कौन से कंट्रोल्स होंगे? ये होगा बैकअप करे डाटा का, ये होगा, इसको पढ़ना है हमने, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होते हैं? भाई थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करना, सर हमारा कंप्यूटर जब भी खराब होगा आपको फोन करेंगे, आप आके सही करके जाएंगे। ये कौन सा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव। क्या अगर हमने इस तरह की अरेंजमेंट किया है तो अब हमारा कंप्यूटर खराब नहीं होगा, या खराब होगा तो पता चल जाएगा? नहीं, बल्कि क्या होगा, जब हम उसको खराब होगा पता चलेगा, टेक्नीशियन को बुलाएंगे, वो आके ठीक करके जाएगा। ये कौन सा कंट्रोल है? करेक्टिव कंट्रोल। तो कुछ समझ आया? बैकअप और सर्विस लेवल एग्रीमेंट, या यूं कह ले एग्रीमेंट विद थर्ड पार्टीज, आसानी के लिए। अगर सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, एग्रीमेंट विद थर्ड पार्टीज करना है। भाई कुछ समझ आया? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल क्या होते हैं? नहीं समझ आया? जरा क्विक रिवीजन करते हैं 5 मिनट में। सबसे पहले मुझे बताइए, 2 हरफी फर्क बताना है। प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या करते हैं? एरर्स अगर होने से रोकते हैं। डिटेक्टिव क्या करते हैं? एरर अगर हो जाए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। करेक्टिव क्या करते हैं? एरर्स को करेक्ट करते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल की क्या एग्जांपल है? एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या करते हैं? हमारे टेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होते हैं? हमारे इनटेंजिबल एसेट्स यानी डाटा प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करते हैं। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की क्या एग्जांपल है? फैंसीज, लॉक्स वगैरह।
लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की क्या एग्जांपल है? पासवर्ड, सीसीटीवी कैमरा वगैरह। नेक्स्ट एग्जांपल, कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस। भाई ये कंट्रोल्स क्या करते हैं? हमारे प्रोग्राम या डाटा में किसी को अनऑथराइज्ड चेंज नहीं करने देते। हमारे प्रोग्राम में किसी को अनऑथराइज्ड चेंज नहीं करने देते। भाई इसकी क्या एग्जांपल है? इसकी दो एग्जांपल। पहली एग्जांपल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑपरेटर लैदा हो, डिजाइनर लैदा हो, ताकि हमारी कंपनी के अंदर कोई प्रोग्राम को चेंज ना कर सके। और दूसरी एग्जांपल क्या है? फायरवॉल, ताकि कोई हैकर आके हमारे प्रोग्राम को चेंज ना कर सके, या आउटसाइडर्स के लिए। फिर इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल। भाई इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल क्या होते हैं? जो इंश्योर करते हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो बंदा एंट्री कर रहा है वो ऑथराइज पर्सन है, अनऑथराइज नहीं है। एंट्री सिर्फ ऑथराइज पर्सन कर रहे हैं। इसकी क्या एग्जांपल है? पासवर्ड। भाई पासवर्ड तो पहले भी हमने पढ़ा था, तो कोई मसला नहीं है। एक कंट्रोल एक से ज्यादा कैटेगरीज में आ सकता है, डिपेंड करते हैं आपके वो किस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हैं। फिर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या मतलब है? एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग की जानी चाहिए उनको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करवाने से पहले। टेस्टिंग का मतलब क्या है? कि नया सॉफ्टवेयर या जो सॉफ्टवेयर में चेंजेस वगैरह होती हैं, एक्चुअली लाइव ऑपरेशन से पहले लेबोरेटरी में टेस्ट करें कि वो सही काम कर रहे हैं। एक एंटी ट्रांजैक्शन पास करते हैं, वो डेबिट भी पोस्ट कर रहा है, क्रेडिट भी पोस्ट कर रहा है। ये तो नहीं क्रेडिट दो दफा पोस्ट कर लेता है या डेबिट को पोस्ट ही नहीं करता। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होनी चाहिए लाइव ऑपरेशन से पहले, और एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये सारे कंट्रोल्स कौन से हैं? प्रिवेंटिव। आईकैप क्या करेगा? इनमें से किसी एक एग्जांपल उठा के पूछेगा, बताओ प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। आगे चलता है। डिटेक्टिव कंट्रोल कौन से है? कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस। एक कंसेप्ट है कि प्रोग्राम चेंजेस को प्रिवेंट करना है, अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस को। एक कंसेप्ट है अगर हो जाए तो उन्हें डिटेक्ट करना है। एक कंसेप्ट है कि अगर डिटेक्ट कर लिया उसके बाद करेक्ट भी करना है। ठीक है, ये जो बैकअप होता है ना, बैकअप सिर्फ डाटा का नहीं प्रोग्राम का भी होता है। अगर पता चले हमारा कोई प्रोग्राम करप्ट हो गया है, बैकअप से उसको रीइंस्टॉल कर ले। आपने शायद विंडोज रीइंस्टॉल की होगी, कभी करप्ट हो जाए तो। विंडो कभी रीइंस्टॉल नहीं की तो क्या लैपटॉप हैंग देते हैं, खराब हो जाए, ऐसा लैपटॉप इस्तेमाल ही नहीं करते। चलिए, तो कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस डिटेक्ट करना है। अब डिटेक्ट कैसे होगा? सिस्टम लॉग से। डिटेक्ट कैसे होगा? क्यों? सिस्टम लॉग में ऐसी क्या खास बात होती है? तो सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है, किस किसने क्या कब एक्सेस किया और क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की। इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल, ये तो पहले पढ़ लिया था हमने डिटेक्टिव प्रिवेंटिव में। वो इनपुट ऑथराइजेशन था, ये क्या है? इनपुट वैलिडेशन क्या करता है? इनपुट ऑथराइजेशन बंदा सही है, इनपुट वैलिडेशन डाटा सही है। भाई क्या कंट्रोल्स होंगे ये इंश्योर करने के लिए जो डाटा इनपुट किया गया वो सही है, गलती नहीं है उसमें? रेंज टेस्ट, लेवे टेस्ट। फिर कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग, क्या? रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है? कि पेरोल शीट सामने आई, उसको चेक कर लो, खुद से मैनुअली भी सैंपल बेस पे कुछ कैलकुलेट करके देख लो, किसी ने कोई प्रोग्राम में चेंज तो नहीं कर दिया। कंप्यूटर गलती नहीं करता, लेकिन अगर उसके प्रोग्राम में फीड कर दिया जाए तो वो हमेशा गलती करेगा प्रोग्रामिंग के मुताबिक। अगर उसमें कैलकुलेटर में फीड कर दिया जाए भाई 2 या 5 शो करवाना है, हमेशा 5 ही शो करवाएगा। एक्सेप्शन रिपोर्ट, ये क्या होती है? सिस्टम में जो भी अनयूजुअल सिचुएशंस आती हैं, तो जिस तरह हम मैनुअल सिस्टम में जो प्रॉब्लम नजर आती है मैनेजमेंट लेटर के थ्रू मैनेजमेंट को देते हैं, सिस्टम में जो अनयूजुअल इश्यूज आते हैं सिस्टम भी एक रिपोर्ट बना के आईटी डायरेक्टर को सेंड करता है, उसे कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल, अगर पेरोल शीट में कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनके सैलरी प्रोसेस ही नहीं हुई, उनके नंबर ऑफ आवर्स इनपुट नहीं हुए, तो वो एक्सेप्शन रिपोर्ट बना के भेज देगा। एक्सेप्शन रिपोर्ट कौन सा कंट्रोल है? डिटेक्टिव। फिर इसके बाद करेक्टिव कंट्रोल टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, कि अगर हमारी आईटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तबाह हो जाए, सैलाब आ गया, आग लग गई, जलजला आ गया, खराब हो गया, वो अब क्या करना है? बस छोड़ दें, बिजनेस बंद कर दें, ये कोशिश करें दोबारा रिवाइव करने की। क्या कंट्रोल्स होते हैं? बैकअप। बैकअप करें, किसका? डाटा का भी बैकअप करें, और किसका बैकअप करें? प्रोग्राम्स का भी, सॉफ्टवेयर का भी बैकअप करें, और थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट भी करें कि अगर हमारा सिस्टम खराब होता है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? तो अब बताइए, क्या आप इस काबिल हैं कि अगर कोई भी कंट्रोल्स आपके सामने रखा जाए तो बता दें कि ये इनपुट है, ये प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है कि करेक्टिव है? चलिए, जनरल एप्लीकेशन से आज कंसेप्ट बिल्ड किया है। कल के लेक्चर में डिटेल डिस्कशन होगी जनरल कंट्रोल की, परसों के लेक्चर में एप्लीकेशन कंट्रोल। ये कल और परसों के लेक्चर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर्स हैं आईटी वाले पोर्शन में से, कल और परसों। बच्चों की तरह गलतियां, परसों से मुराद, अब नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरे भाई। अच्छा, असाइनमेंट नोट कर लें। अगर आपने आज की असाइनमेंट कर ली, अच्छा कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की है, और ये भी ज्यादा है, 5 मिनट में आप कर लेंगे, ठीक है? और कल आपको याद है वर्बल टेस्ट दोबारा होगा, जिसमें आज का लेक्चर भी शामिल है, प्रीवियस भी शामिल है। असाइनमेंट नोट कर लें। चैप्टर 13 वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर 2 and 3। चैप्टर 13 वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर 2 and 3 जी। उसमें सिर्फ लिखना है प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है, करेक्टिव है, या रीजंस देनी है। वर्बल नहीं लिखना, वर्बल नहीं, रिटन फॉर्म है, रिटन फॉर्म। अच्छा, एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट आपके लिए। शायद आपके इल्म में होगा कि राइज की एक स्टूडेंट का कल एक्सीडेंट हो गया था, उनकी डेथ हो गई। तो एक तो आप लोगों से भी ये दरखास्त है कि आपको पता है लाहौर की ट्रैफिक कैसी है, तो थोड़ा सा एहतियात करें आप लोग। अगर बाइक वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो स्पीड थोड़ी कम रखा करें, और पैदल चलते हुए भी थोड़ा एहतियात कर लें। थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा लग जाए वेट करने में कोई हर्ज नहीं होता। और दूसरा आपके लिए आपसे दरखास्त यह है कि उस स्टूडेंट के लिए दुआ कर दीजिएगा, ठीक है? उसी दरखास्त है। चलिए, आज का लेक्चर खत्म है।